वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 6 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। तो प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को हमने डिस्कस किया था और जहाँ पे हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, कौन कौन सी कीज होती हैं, प्राइमरी की को हमने समझा था। तो इस वीडियो में अब हम कंप्लीट यहाँ पे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। तो इसको हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि इंटायर चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस चैप्टर्स के नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस चैप्टर का पहले एक थ्योरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं, ओवरव्यू हम देख लेते हैं, देन हर एक कमांड को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये बेसिकली आपका यूज होती है रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए या डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे आपका जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में हो, यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। तो एसक्यूएल को हम बोल सकते हैं कि एसक्यूएल जो है इट इज यूज्ड टू क्रिएट, यानी कि डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे, देन डेटाबेस में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। क्रिएट करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या डेटा को हम अपडेट भी करते हैं, डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, और डेटा को हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा को दोबारा निकाल के देख भी सकते हैं। तो ये सभी काम हम कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव डेटा इन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, जिसमें आपका जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। अगर कभी आपसे डेफिनेशन पूछी गई तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एसक्यूएल को यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, अगर एडवांटेजेस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपका जो लैंग्वेज है ये पोर्टेबल है, यानी कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगी, भले वो विंडोज़ का प्लेटफॉर्म हो, आपका मैक का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी विंडो हो, ये हर एक विंडो में, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। देन इसमें जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसको भी हम काफ़ी आसानी के साथ रिट्रीव कर सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड या सिंपली यूज्ड हम बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आपका पाइथन है, जावा है, C++ है, ये सभी आपका इंटरफेस बना लेती हैं आपका एसक्यूएल के साथ। यानी कि बैकएंड ऑपरेशन के लिए, आपका डेटाबेसेस को क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल जो है वो हर किसी में यूज होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं, तीसरा जो एडवांटेज है कि इट कैन बी यूज्ड विथ ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस। हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के साथ इसको हम यूज़ करते हैं। और चौथा है, देखिए, दुनिया में जितने भी आपने बड़े बड़े टेक जायंट्स सुने हैं, भले वो आपका गूगल हो या मेटा हो, फेसबुक हो या आपका अमेजन हो, ये सभी अपने बैकएंड ऑपरेशन के लिए कहीं ना कहीं एसक्यूएल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं इट कैन बी यूज्ड या इट इज यूज्ड बाय ऑल टेक जायंट्स। जितने भी हमारी कंपनीज हैं वो सभी इसको यूज करती हैं। तो आई होप आपको बेसिक तो यहाँ पे समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस में हेल्प करती है, उसमें डेटा को एंटर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, और इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो इसके अंदर कमांड्स होती हैं, जो एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स हैं या कमांड्स हैं, तो यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं, या सिंपली इनको हम स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सीखी थी, तो पाइथन एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं होंगे, लेकिन डेटा टाइप होंगे, ताकि हमें पता लगे कि हम टेबल के अंदर किस टाइप का डेटा को एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फिर 4 मेन पार्ट्स में यहाँ पे जो लैंग्वेज है, इसके जो कमांड्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है DDL। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे DML को। तीसरा हमारे पास यहाँ पे आता है आपका DCL, और चौथा होता है TCL। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली DDL और DML से ही सवाल पूछे जाएंगे। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL का क्या है, डेटा की डेफिनेशन अगर हमने बनानी है तो कई बार फुल फॉर्म भी इनका पूछा जाता है, डेटा डेफिनेशन। और DML का होता है डेटा मैनिपुलेशन।
डेटा मैनिपुलेशन, एल मतलब यहाँ पे लैंग्वेज हो गया। ऐसे ही डीसीएल आपका होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो कई बार पूछा जाता है, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म तो आपको आ गए, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन यानी कि मैनिपुलेट करेंगे, डेटा कंट्रोल, और टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनको, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो डीडीएल आपका होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जब भी आप टेबल क्रिएट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर आपका डेटाबेस होगा, और डेटाबेस के अंदर आपके बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। तो टेबल को वैसे हम रिलेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो डीडीएल है ये डेटा के डिफाइन करने वाला है, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेफिनेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमने अगर एक टेबल ले ली, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट नाम की टेबल हमने ले ली, तो इसमें जो आपकी डेफिनेशन बनेगी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर आया, फिर नेम आया, फिर मार्क्स एंड ग्रेड, इस तरीके से हमने लिखा। तो डेफिनेशन क्या है, यानी कि इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि टेबल का नाम क्या होगा, दूसरा टेबल के कॉलम्स के नाम क्या होंगे, और उन कॉलम में किस टाइप का डेटा हमारा स्टोर होगा। तो ये सारे के सारे कमांड आपके डीडीएल के अंदर होते हैं, यानी कि डेटा को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो इसके अंदर कुछ कमांड है, कई बार कमांड भी पूछी जाती है कि दो कमांड लिखने को आ सकते हैं, या आपको कुछ कमांड दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इसमें से कौन सी कमांड आपका डीडीएल का पार्ट है या डीएमएल का पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ कमांड है, जैसे डीडीएल में जो कमांड होती है, जैसे क्रिएट कमांड है, जैसे कि हम टेबल क्रिएट करेंगे, अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फिर अगर डेटाबेस को हमने देखना है तो एक शो कमांड होती है, शो डेटाबेसेस करके। देन इसके अलावा डेटाबेस को यूज करना है तो यूज कमांड भी आपका डीडीएल के अंदर आता है। डेटाबेस या टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहें तो आपका यहाँ पे ड्रॉप कमांड आती है, ड्रॉप करना यानी कि डिलीट करना। इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे सभी को। और इसके अलावा अगर आपने डेटाबेस बना दिया या सिंपली आपने टेबल बना दी, देन आपको लगा कि किसी टेबल का डेटा टाइप आपने चेंज करना है, या एक नया कॉलम इसमें आपने ऐड करना है, कोई कॉलम आपने रिमूव करना है, जैसे एक नॉर्मल टेबल में होता है, तो उसके लिए ऑल्टर एक कमांड होती है, यानी कि चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर कमांड होगी। आपको लगा कि आपने जो टेबल का नाम रखा है वो आपने चेंज करना है, रिनेम करना है, तो रिनेम कमांड आपकी होती है। तो ये सभी का आपकी कमांड आती हैं डीडीएल के अंदर। तो आई होप डीडीएल कमांड आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट है हमारा डीएमएल, यानी कि अब देखिए डेटा जब हमारा बनेगा, यानी कि जब टेबल बनेगी, टेबल में आपने कॉलम या इनको हम फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इनको आपने सेट कर लिया। उसके बाद काम आता है इसके अंदर डेटा को एंटर करने का, यानी कि एक्चुअल अब हम डेटा एंटर करेंगे। तो वो कमांड आपकी आती है डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आएंगी, ये आएंगे आपका इंसर्ट कमांड, डेटा को आप इंसर्ट करेंगे, डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा को आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये तीन काम आप करेंगे। आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट किया जा सकता है, और साथ ही में आप चाहें तो डेटा को सेलेक्ट करके डेटा को रिट्रीव यानी कि डेटा को देख भी सकते हैं। तो आई होप आपको कमांड्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये आपकी डीडीएल की कमांड है और ये डीएमएल की कमांड है। कई बार हो सकता है आपको अपडेट या सेलेक्ट कमांड दे दें और बोलेंगे कि आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे ये बताइए इसमें से कौन सी कमांड है। तो आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये किस तरीके से इनकी कमांड है। देन हमारा आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि अब डेटा को कंट्रोल करना है। देखिए कभी भी जब आपका मल्टी यूजर सेटअप होता है, बेसिकली बैंकिंग सॉफ्टवेयर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वहाँ पे डेटाबेस का एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड है, एक हमारे पास यहाँ पे कमांड है ग्रांट, जो कि परमिशन ग्रांट करेगी, और एक है रिवोक। तो ये 2 कमांड है, वैसे सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये भी कमांड होती हैं। और इसके अलावा फाइनल जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना है। जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, देन आपने डेटाबेस को सेव करना है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे सेव करना है, जैसे हम बुकमार्क बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कमांड आती हैं, जैसे कमिट कमांड आती है, कमिट कमांड, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखने वाले हैं। जब हम इंटरफेस करेंगे पाइथन और एसक्यूएल का, तो कमिट करते हैं, वहाँ पे हम सेव करते हैं। तो कमिट यानी कि सेव करना। इसके अलावा रोल बैक एक होता है, रोल बैक जैसे हम अंडू का यूज करते हैं, हमने कुछ काम किया, अंडू करके हम पीछे जाते हैं कंट्रोल जेड से, तो रोल बैक करता है। इसके अलावा एक यहाँ पे होता है सेव पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में सेव करना, यानी कि बुकमार्क अगर हम बनाते हैं तो इसके लिए हमारा सेव पॉइंट यहाँ पे यूज होता है। तो आई होप चारों ही कमांड आपको समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपके
डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? तो डेटा टाइप जो यहाँ पे हमारे यूज़ होते हैं, देखिए डेटा टाइप का सिंपल है, जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था, वहाँ पे हमने लिस्ट, टपल हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, स्ट्रिंग हो, अलग अलग डेटा टाइप थे। तो यहाँ पे भी डेटा टाइप किस बेसिस पे होंगे कि आपने टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। तो पहला जो हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं वो हमारा होगा न्यूमेरिक टाइप का डेटा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें दो पार्ट आपके आते हैं। एक आता है इंटीजर, जिसको हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इंटीजर आपको याद होगा, 15, 20, -30 ऐसे, और ये अप टू 10 डिजिट तक नंबर सेव कर सकता है। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट वाले होते हैं नंबर, जैसे 2.5 है, इसमें चलिए 41 लिख देता हूं, तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट और नंबर जिसमें दोनों आते हैं। तो इसमें एक तो करेक्टर आता है, करेक्टर जो कि फिक्स होता है, यानी कि मैंने 25 लिखा तो 25 करेक्टर ही आएंगे, और एक वेर कैर होता है, यानी कि वेरिएबल लेंथ करेक्टर। तो दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो अभी हम समझेंगे। तो करेक्टर और वेर कैर में डिफरेंस ये है कि जो करेक्टर है इसकी लिमिट होती है 254 की, यानी कि 254 करेक्टर्स या सिंबल्स ही आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो वेर कैर है ये इससे ज़्यादा स्टोर करता है, वेरिएबल लेंथ करेक्टर, तभी इसका नाम भी है। और इसके अलावा इसमें जो आपका फॉर एग्जांपल हमने 25 लिया यहाँ पे, और एक नेम हम इसमें एंटर करने वाले हैं, और नेम केवल 15 करेक्टर में आ गया। तो बचे हुए जो 10 करेक्टर हैं या 10 जो स्पेसेस है वो यहाँ पे वेस्ट जाती हैं। लेकिन जो वेर केयर है ये आपका मेमोरी को वेस्ट नहीं करता। तो कई बार इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो इसके लिए डिफरेंस है, वैसे आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा फाइनल जो हमारा डेटा टाइप है वो है डेट एंड टाइम का, डेट एंड टाइम का। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपली डेट को ही। तो ये हमारे हो गए सिंपली डेटा टाइप। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आपका करेक्टर टाइप के या अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं, और जो डेट एंड टाइप होते हैं, जिसमें हम ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में लेते हैं, और आवर, मिनट एंड सेकंड के फॉर्मेट में लेते हैं। तो ये दोनों ही जो डेटा टाइप है इनको सिंगल या डबल कोट्स में इंक्लोज किया जाता है। जैसे हम स्ट्रिंग को इंक्लोज करते थे पाइथन में, सेम वैसा ही है। तो इनको हमेशा जब भी हम डिक्लेयर करेंगे इनको हम डबल कोट्स में, आपका दो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक प्लस आपका यहाँ पे जो दूसरा डेट वाला है, इनको दोनों को ही हम डबल कोट्स में इंक्लोज करते हैं या सिंगल कोट्स में इंक्लोज करते हैं। तो आई होप आपको बेसिक आया होगा, कमांड्स का आया होगा, और साथ ही में डेटा टाइप भी आए होंगे। तो अब कुछ रूल्स भी हम देख लेते हैं। तो एसक्यूएल, जैसे कि हमने पाइथन को देखा, पाइथन एक हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल कोई भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसके रूल्स जो हैं, सबसे पहले ये केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि आप अपर केस में लिखिए, केस सेंसिटिव, ये कोई भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ये अपर केस में लिखिए, लोअर केस में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसको हम मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स में भी इसको लिखा जा सकता है। यानी कि आपने एक लाइन में लिखा, देन आपने इंटर किया, नेक्स्ट लाइन में आ गए, वहां पे लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीपल लाइन में भी लिखा जा सकता है, केस सेंसिटिव भी नहीं है। और यहाँ पे जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया जाता है। थर्ड है, कॉमा यहाँ पे यूज होता है सेपरेट करने के लिए। और देखिए, जैसे लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, तो हर एक लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, आपने एक स्टेटमेंट या सेंटेंस लिखा, देन आप उसको कंप्लीट करते हैं फुल स्टॉप के साथ। तो यहाँ पे हर एक जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका एंड होता है या टर्मिनेट होता है सेमीकोलन के साथ। तो स्टेटमेंट जो एंड होगा, स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये कुछ इसके रूल हैं। इसके अलावा डेट एंड टाइम डबल कोट्स में आता है। तो ये बेसिक 4-5 रूल हैं जो आपने याद करने हैं। तो इतना ही इसका बेसिक है। अब हम डायरेक्टली अपने सिस्टम पे जाएंगे और प्रैक्टिकली इसका करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो ये इसकी कमांड है, डेटा टाइप है, रूल्स भी हमने देखे। तो इसके लिए हम अब जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो होगा MySQL का क्लाइंट। और इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं। देन तो इसको अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली करते हैं। जितनी भी कमांड है इन सभी को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं।
तो अब देखिए थ्योरेटिकली तो हमने सीखा, तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं सभी कमांड्स को। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल के लिए जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका डेटाबेसिस की कमांड। तो देखिए सबसे पहले एक सो कमांड है, हमने सो लिखा, देन हम लिखते हैं डेटाबेसिस, सो डेटाबेसिस, एंड देन हर एक स्टेटमेंट आपका एसक्यूएल में टर्मिनेट होता है सेमीकोलन के साथ। तो सेमीकोलन एंड सिंपली एंटर आप करेंगे। तो देखिए डेटाबेसेस की यहाँ पे लिस्ट आ गई जो ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस हैं, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा है, माई एसक्यूएल है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, स्टूडेंट्स है और SYS है। तो यहाँ पे डेटाबेसेस की लिस्ट है। तो मान लीजिए हमको स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस यहाँ से डिलीट करना है, डेटाबेस को हमने डिलीट करना है। तो इसके लिए ड्रॉप कमांड आती है। तो हम लिखेंगे ड्रॉप, देन हम लिखते हैं डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम। तो स्टूडेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ सेमीकोलन, एंटर आप करेंगे तो देखिए डिलीट हो गया होगा। और यहाँ पे जितनी भी कमांड हैं, अगर आप एक कमांड लिखते हैं देन अगर आप एरो की का यूज़ करते हैं तो देखिए एरो की जैसी मैं प्रेस करता हूँ तो जो प्रीवियस कमांड है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ जाती है। तो सो डेटाबेसिस में मैं अगर दोबारा करूँ तो देखिए अब स्टूडेंट्स नाम का जो डेटाबेस है वो डिलीट हो गया। तो ड्रॉप से आपका डेटाबेस डिलीट होगा और सो से आप डेटाबेस की लिस्ट को देख सकते हैं। कई बार MCQ में ये पूछा जाता है। तो अब हमने अपना डेटाबेस दोबारा क्रिएट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स नाम का ही हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपकी कमांड है क्रिएट, देन हम लिखते हैं डेटाबेस, एंड देन हम डेटाबेस का नेम लिखेंगे। मान लीजिए हमने स्टूडेंट्स नाम से डेटाबेस बनाना है। तो क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स सेमीकोलन एंटर। तो देखिए अभी डेटाबेस बन चुका है। अगर आप दोबारा सो डेटाबेसेस करेंगे तो स्टूडेंट्स नाम का डेटाबेस भी हमारा आ गया है। अब डेटाबेस तो हमने बना लिया, लेकिन डेटाबेस डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते। तो यूज़ करने के लिए या डेटाबेस को सिंपली इनेबल करने के लिए हम लिखते हैं यूज़ कमांड। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ के बाद हम लिखेंगे डेटाबेस का नाम। तो यूज़ स्टूडेंट्स सेमीकोलन एंड एंटर। तो देखिए डेटाबेस चेंज लिखा हुआ आ गया और अब ये डेटाबेस हमारा इनेबल हो गया है। यानी कि अब हम जितनी भी टेबल पे काम करेंगे या टेबल हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे स्टूडेंट्स नाम के डेटाबेस के अंदर। तो हमने डेटाबेस बना दिया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट, देन हमने टेबल क्रिएट करनी है तो हम लिखेंगे टेबल, देन आपका आएगा टेबल का नाम। तो मान लीजिए टेबल का नाम हम लिख देते हैं क्लास 12th। तो क्रिएट टेबल क्लास 12th, देन आपका ब्रैकेट स्टार्ट। एंड यहाँ पे देखिए टेबल का नाम तो हमने डिसाइड कर लिया जो कि आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि आइडेंटिफायर तो हमने बना दिया। अब हम यहाँ पे टेबल के कॉलम्स को डिसाइड करेंगे, यानी कि कॉलम का नाम क्या होगा, उसमें डेटा टाइप क्या आएगा, और साथ ही में एक और यहाँ पे आता है जिसको हम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। देखिए कॉन्स्टेंट आपके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो अलग अलग कॉन्स्टेंट आते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए क्रिएट टेबल क्लास 12th हमने किया। पहला हमारा कॉलम होने वाला है रोल नंबर का। तो रोल नंबर कॉलम का नेम हो गया। देन इसमें आपका डेटा जो आएगा वो आएगा इंटीजर टाइप का। तो हमने डेटा टाइप भी दे दिया। तो सिंटेक्स को भी आपने समझना है। सबसे पहले कॉलम का नेम, देन आपका डेटा टाइप, देन अगर आप चाहें तो कॉन्स्टेंट्स भी दे सकते हैं। जैसे हमने कांस्टेंट देना है फॉर एग्जांपल प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर एक रिकॉर्ड को। तो रोल नंबर को हम बना रहे हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक कांस्टेंट होता है कॉमा। तो अब आप चाहें तो सिंगल लाइन में लिखिए, या एसक्यूएल जो है मल्टी लाइन सपोर्ट करता है तो आप नेक्स्ट लाइन से भी लिख सकते हैं। तो मैं चलिए नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूं और यहाँ पे मैं अब लिख देता हूं दूसरा हमारा है नेम। तो नेम हमारा होगा सिंपली कैरेक्टर टाइप का, और जिसमें मान लीजिए हमने 30 कैरेक्टर्स मैक्सिमम वैल्यू हमने दे दी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली नॉट नल। तो नॉट नल भी एक कॉन्स्टेंट होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि इस कॉलम के अंदर, यानी कि नेम वाले कॉलम के अंदर आपकी कोई भी अब नल वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा नेक्स्ट हम दे देते हैं यहाँ पे मार्क्स। तो मार्क्स हमारे होंगे इंटीजर में। ऐसे ही हम दे देते हैं मान लीजिए ग्रेड, और ग्रेड में हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कि हमारा तीसरा कांस्टेंट यहाँ पे है वो सिंपली हमारा, देखिए कांस्टेंट आप अलग अलग दे सकते हैं। जैसे नॉट नल हमने लिखा, प्राइमरी हमने लिखा। तो प्राइमरी की हमने अगर लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि रोल नंबर वाला जो कॉलम है अब वो नल भी नहीं हो सकता, यानी कि उसमें डेटा एंटर करना ही पड़ेगा। और दूसरा वो आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि दो अलग अलग रोल नंबर से दो रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, वरना हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ग्रेड मैंने लिख दिया। तो ग्रेड हम दे देते हैं सिंपली करेक्टर। अब देखिए अगर आप सिंपल करेक्टर लिखते हैं और कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं लिखते फॉर एग्जांपल, तो ये बाय डिफॉल्ट एक करेक्टर का स्पेस लेता है, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट 1 करेक्टर लेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिक।
तो यूनिक यानी कि इसमें डेटा जो आएगा वो यूनिक होगा। डुप्लीकेट आप नहीं दे सकते हैं। डुप्लीकेट इन द सेंस अगर एक में आपने ग्रेड ए दे दिया, दूसरे में बी दे दिया, तो दोबारा आप ए और बी नहीं देंगे। तो यूनिक होता है। इसके अलावा एक चेक भी होता है जो कि चेक करेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी होता है। लेकिन बेसिकली हमने प्राइमरी की को समझना है, नॉट नल को समझना है और यूनिक को समझना है। तो मान लीजिए इतने ही फिलहाल हम कॉलम बना रहे हैं, रोल नंबर का, नेम का, मार्क्स का और ग्रेड का। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो सिंपली हम इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और सेमीकोलन लगाएंगे। तो सिंपल सा सिंटेक्स है, क्रिएट देन टेबल का, देन टेबल हम लिखते हैं, देन टेबल का नाम, देन ब्रैकेट के बाद कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप और उसका कांस्टेंट, कॉमा, कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप, देन कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे ऑप्शनल होता है। तो मैं एंटर करता हूँ। देखिए हमारी टेबल जो है वो बन गई है। अब अगर हम देखते हैं 100 टेबल्स अगर आप करेंगे एंड देन आप एंटर करेंगे तो देखिए क्लास 12th नाम की हमारी टेबल बन चुकी है। अब एक और कमांड यहाँ पे आती है जिससे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो बॉडी या स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है वो किस तरीके से है टेबल का। तो इसके लिए हमारी कमांड आती है डिस्क्राइब कमांड। तो डिस्क्राइब कर दीजिए क्लास 12th को, सेमीकोलन। तो देखिए तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया इसका। फील्ड का नाम है रोल नंबर, इसका टाइप है इंटीजर, नल वैल्यू इसमें नहीं आ सकती, नो लिखा हुआ है क्योंकि ये प्राइमरी की है, और कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है तो उसमें नल लिखा हुआ आया है। ऐसे देखिए ग्रेड वाले में बाय डिफॉल्ट करेक्टर 1 इसने ले लिया क्योंकि हमने नहीं दिया था। नल वैल्यू इसमें आ सकती है और इसमें यूनिक है, यानी कि क्योंकि इसमें हमने यूनिक दिया है तो की में इसने यूनिक भी लिख दिया। ऐसे ही हमने नेम में नॉट नल दिया था तो नल में यहाँ पे नो आ गया। तो आई होप आपको आया होगा कि टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने कहा कि इस टेबल का नाम हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, इसको रिनेम करना चाहते हैं। तो रिनेम करने के लिए या इसमें कोई नया कॉलम ऐड करना है या हमने कोई डेटा टाइप चेंज करना है तो उसके लिए ऑल्टर कमांड होती है। यानी कि डेफिनेशन तो हमने दे दी, लेकिन हो सकता है कि अब हमें लगा कि जो नेम है वो नेम केवल 30 कैरेक्टर में नहीं आएंगे, 40 कर दो या इसको 50 कर दो। तो इन सभी के लिए जो कमांड आती है वो ऑल्टर कमांड होती है। तो देखिए ऑल्टर कमांड यहाँ पे आती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नाम यानी कि क्लास 12th, देन हमने रिनेम करना है। मान लीजिए तो ऑल्टर टेबल क्लास 12th रिनेम, और इसको रिनेम करके हम क्लास 12 की तरह की जगह C12 चलिए हम कर देते हैं। तो देखिए ये अब चेंज हो गया। अब अगर आप 100 टेबल्स यहाँ पे करेंगे तो अब आपको क्लास 12th की जगह नाम मिलेगा C12। तो इसको हम डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो C12 को हम डिस्क्राइब करेंगे तो देखिए सेम हमारी टेबल आई है, यानी कि आपका रिनेम कमांड भी हमको आ गई। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक नया कॉलम हमने ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगेन ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नाम यानी कि अब हो गई C12, और ऐड करना है तो इसके लिए हम लिखते हैं ऐड, एंड यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड। तो यहाँ पे हम चले लिख लेते हैं सिटी, एंड सिटी में करेक्टर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 40 करेक्टर का नाम आएगा। तो देखिए सिंपल सा है। तो ऑल्टर टेबल C12 ऐड सिटी करेक्टर ये आ गया। तो देखिए सिंपल सा है। तो दोबारा अगर आप देखेंगे डिस्क्राइब करेंगे तो सिटी नाम से एक और हमारा यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया। तो नए कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं, आप टेबल से डिलीट भी कर सकते हैं, आप ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉप कमांड का यूज़ अभी हमने देखा। टेबल को अगर डेटाबेस को ड्रॉप करना हो, किसी कॉलम को ड्रॉप करना हो तो उसके लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम हमारा है C12, तो हम ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए हम सिटी को ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए सिटी हमारी ड्रॉप हो गई। दोबारा डिस्क्राइब अगर मैं करूंगा तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ग्रेड हमको मिला है। तो आई होप आपको आया होगा। सिंपल सा ही आपका हमने देखा डेटाबेस की कमांड और साथ ही में DDL की कमांड, यानी कि डेटा को डिफाइन कैसे करना है, टेबल कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। तो इंसर्ट हम देखते हैं, क्योंकि इंसर्ट करने के बाद ही हम मैक्सिमम जो हमारा काम यहाँ पे होगा वो सेलेक्ट करना होगा डेटा को रिट्रीव करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इंसर्ट कैसे करेंगे। तो इंसर्ट के लिए हम लिखते हैं इंसर्ट, देन इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है हमारा C12। तो इंसर्ट इनटू देन हम लिखते हैं टेबल का नाम C12। अब इसमें क्या इंसर्ट करनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो हम लिखेंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ इसी सीक्वेंस में आपने इंसर्ट करनी है। जैसे रोल नंबर है, मान लीजिए हमने दे दिया 12, नेम जो होता है वो आपका स्ट्रिंग टाइप है तो इसको हमने सिंगल या डबल कोट्स में देना है। तो नेम मैं दे देता हूँ करण। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है मार्क्स, तो मार्क्स हम दे देते हैं 89, और ग्रेड है तो ग्रेड दे देते हैं A। क्लोज हो गया। वैल्यूज सभी हमने दे दी, कॉलन लगाया, सेमी कॉलन लगाया, सॉरी, एंटर किया, देखिए इंसर्ट हो गया।
तो ऐसे ही अगर आप अपर की यहाँ पे जो आपके एरो की हैं इनको आप प्रेस करेंगे तो 12 की जगह एक हम दे देते हैं 14, करण की जगह हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल दिया, 89 की जगह हम दे देते हैं 59, ग्रेड हम दे देते हैं बी, एंड फाइनली एंटर। तो देखिए दो डेटा जो है वो यहाँ पे आ गए। तो इसको तो अभी हम देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12। तो ये देखिए दो अभी हमने इंसर्ट किए हैं, वो दो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। तो एक तरीका तो इंसर्ट करने का ये है, दूसरा तरीका जो है वो है कुछ इस तरीके का, इंसर्ट इनटू C12 जो हमारी टेबल है। देन हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद आप चाहें तो यहाँ पे नल भी दे सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं स्पेसिफिक कॉलम में इंसर्ट हो, तो इंसर्ट इनटू C12। देन मान लीजिए हमको केवल रोल नंबर कॉमा हमने यहाँ पे नेम देना है, रोल नंबर और नेम देने हैं। तो इंसर्ट इनटू C12, देन दोनों कॉलमों के नाम, देन हम लिखेंगे वैल्यूज़, और रोल नंबर में हमने रोल नंबर डाल दिया, नेम में हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ सुमित। तो यहाँ पे सिंपली हमारा काम हो गया, इंसर्ट कर दिया हमने। तो एक तरीका तो डायरेक्टली है, आप वैल्यूज़ दें, उसी फॉर्म में आप वैल्यूज़ देंगे वो इंसर्ट हो जाएंगी। दूसरा आप चाहें तो स्पेसिफिक कॉलम का नाम दे के भी वैल्यूज़ को दे सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू C12, रोल नंबर नेम, और इसकी वैल्यूज़ हैं 89 एंड सुमित, फाइनली सेमीकोलन एंड एंटर। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे हमने कंप्लीट वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू आएंगी अगर हमने कहीं पे वैल्यू नहीं दी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आती हैं वो आती हैं नल वैल्यूज़। देखिए अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो पहले तो हमने पूरा डेटा एंटर किया, जहाँ पे डेटा एंटर नहीं किया है वहाँ पे हमारा आया है सिंपली नल। तो आई होप आपको आया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं अगर डेटा को अपडेट करना हो, तो अपडेट भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं अपडेट, देन अपडेट के नाम बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम। तो मैंने लिखा अपडेट C12, और उसके बाद हम लिखते हैं सेट। तो हमने क्या सेट करना है, मान लीजिए हमने मार्क्स को सेट करना है इक्वस टू 100 देना है। और आप चाहें तो अगर मैं देखिए केवल अपडेट C12 भी करूं, यानी कि C12 जो टेबल है उसको अपडेट किया जा रहा है, मार्क्स को सेट किया जा रहा है 100 में, तो इससे क्या होगा, जितने भी मार्क्स हैं वो सभी 100 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम कंडीशन लगाएं, तो हम लिखते हैं वेयर, और यहाँ पे उसके बाद मैं लिख देता हूँ वेयर नेम इक्वस टू, जहाँ पे नेम जो है वो सुमित है। तो देखिए ये चेंज हो गया, रोज मैच्ड, रोज जो है मैच हो गई, एक चेंज हुआ है, वार्निंग कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब अगर आप देखेंगे तो मार्क्स जो नल थे वो 100 हो गए। तो इस तरीके से सेट करके आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे अपडेट, देन टेबल का नाम, देन सेट, देन कॉलम, और उसमें जो भी वैल्यू चेंजेस करनी है। अगर आप चाहें कंडीशन देना तो वेयर के बाद आप कंडीशन भी दे सकते हैं। तो वेयर को तो हम देखेंगे अभी डीपली, तो उससे पहले मैं सिंपली कुछ टेबल्स यहाँ पे बना लेता हूँ, सैंपल टेबल, जिसके अंदर से हम डेटा को अब रिट्रीव करेंगे। तो अब देखिए डेटा को इंसर्ट करना और अपडेट करना हमने यहाँ पे सीखा। तो हम देखेंगे कि डेटा को हम यहाँ से पे रिट्रीव कैसे करते हैं, यानी कि डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव यानी कि निकाला कैसे जाता है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक टेबल यहाँ पे बना ली है C12 नाम से ही, जिसमें कुछ डेटा है। तो पहले मैं कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार, यानी कि पूरा का पूरा हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम, देन टेबल का नाम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12। तो देखिए कुछ डेटा है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स एंड सिटी है। तो ये डेटा है एक्चुअल पूरी टेबल में। तो इसी डेटा को हमने अलग अलग कंडीशंस के बेस पे यहाँ पे रिट्रीव करना है या सिंपली डेटा को देखना है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो अगर हमको नॉर्मली किसी कॉलम को देखना है, तो अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स। तो रोल नंबर मार्क्स हमें चाहिए कहाँ से, फ्रॉम जो हमारी टेबल है C12। तो हमको केवल दो ही कॉलम मिलेंगे जिनका यहाँ पे नाम है रोल नंबर और मार्क्स के। तो देखिए रोल नंबर और मार्क्स हमको यहाँ पे मिला है। तो ये तो सिंपल सा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आगे पीछे देखना चाहें, यानी कि पहले अगर आप नेम देखना चाहते हैं, देन रोल नंबर, देन आप मार्क्स देखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट, देन सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, देन आप रोल नंबर लिखेंगे, देन आप मार्क्स लिखेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम है C12। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले नेम आएगा, देन रोल नंबर आएंगे, देन मार्क्स आएंगे, कौन सी टेबल से, C12 से। तो देखिए नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। इसके अलावा देखिए एसक्यूएल जो है एज अ कैलकुलेटर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट और मैं लिखता हूँ 45 + 56 सेमीकोलन, तो इसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑपरेटर भी यहाँ पे होते हैं, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, रिलेशनल होते हैं यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सभी यहाँ पे होते हैं, लॉजिकल, एंड और। तो ये तीन ऑपरेटर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा सेलेक्ट
रोल नंबर कॉमा मार्क्स जो हैं वो +2 करके हमको यहाँ पे मिल जाएं। तो रोल नंबर और मार्क्स +2 करके हमको यहाँ पे चाहिए फ्रॉम, जो टेबल का नाम होगा वो होगा C12। तो देखिए जो मार्क्स हैं वो +2 करके आपको यहाँ पे मिले होंगे, तो इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12। तो देखिए मार्क्स 34 थे, लेकिन इससे पहले हमने +12 किया तो ये 34 के 36 हो गए, देन 32 के 34, 99 के 101। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक सा था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमारा वेयर क्लॉज को, यानी कि अब हम कंडीशन के बेस पे डेटा को रिट्रीव करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम कंप्लीट डेटा या कंप्लीट कॉलम रिट्रीव कर रहे हैं, लेकिन वेयर की मदद से हम यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट, हमको सेलेक्ट करना है स्टार यानी कि सारे कॉलम फ्रॉम C12, सारे कॉलम आएंगे। तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर, यानी कि मैं कंडीशन दे रहा हूँ वेयर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन हो, फॉर एग्जांपल चलिए हम 60 ले लेते हैं। तो 60 से ऊपर केवल 2 ही स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 79 एंड 99, तो 2 ही रिकॉर्ड आने चाहिए और 2 रिकॉर्ड का हर एक कॉलम आएगा, क्योंकि हमने स्टार लगाया है यानी कि सारे कॉलम। तो देखिए 2 ही नाम आते हैं, केवल सूरज एंड प्रिया, इनके ही जो मार्क्स हैं वो 60 से ऊपर हैं। तो ये तो सिंपल सा हो गया। वेयर के बाद आप कंडीशन लगाना चाहें तो अब मान लीजिए हम ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ से निकालना चाहते हैं जिनकी जो सिटी है दिल्ली है और मार्क्स जो हैं वो आपके फॉर एग्जांपल मार्क्स काफ़ी कम दिए हैं, तो 30 से ऊपर ले लेते हैं। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 वेयर जो सिटी है वो आपका है फॉर एग्जांपल दिल्ली, एंड जो मार्क्स हैं एंड मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन हो 30 से। तो देखिए दिल्ली सिटी आ गई और मार्क्स जो हैं 30 से ऊपर केवल 2 ही लोगों के हैं, करण सूरज। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशनें हमारी चेक हुई हैं। तो आई होप आपको वेयर यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बेसिक सा जो वेयर है ये हर जगह ही आपका लगेगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है एलियासिंग, यानी कि एलियास नेम अगर हम बनाते हैं, जैसे हमने पाइथन में देखा था वहाँ पे हम एस कीवर्ड को यूज़ करते थे जब भी हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते थे, तो एस की मदद से उसका एक अल्टरनेट नेम बनाते थे। वैसे ही आप चाहें तो कॉलम का अल्टरनेट नेम भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट रोल नंबर एज, इसको पूरा लिख देते हैं, रोल नंबर फ्रॉम C12। तो अब जो रोल नंबर नाम का कॉलम है ये हमको मिलेगा अब रोल नंबर नाम से, यानी कि कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। देखिए इस तरीके से तो रोल नंबर जो है वो पूरा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से एलियासिंग या अल्टरनेट नेम भी आप चाहें तो दे सकते हैं। तो वेयर कमांड में नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट TINCT सिटी फ्रॉम C12। डिस्टिंक्ट यानी कि यहाँ पे जैसे दिल्ली है, मुंबई है, तो एक सिटी का नाम एक ही बार आएगा, यानी कि एक कॉलम में अगर एक चीज़ है तो वो एक ही बार आती है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम C12 यानी कि सिटीज़ के नेम आने वाले हैं और डिस्टिंक्ट आने वाले हैं। तो देखिए दिल्ली एक ही बार आया, मुंबई एक ही बार आया, पुणे एक बार आया और नल भी एक बार आया। तो सभी एक एक बार आते हैं आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड से। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है आपका जो सिंपली बिटवीन होता है, बिटवीन कीवर्ड को भी हम देख लेते हैं। तो मार्क्स को हम देखते हैं बेसिकली। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 वेयर, जहाँ पर को मार्क्स जो हैं वो बिटवीन है किस किस के, मान लीजिए हमने कह दिया जो मार्क्स हैं वो 60 एंड 100 के बीच में है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 100। तो देखिए इसमें जो मार्क्स हैं वो 60 एंड 100 के बीच में केवल 2 ही स्टूडेंट्स के हैं, तो वो हमको यहाँ पे मिले हैं। तो अब देखिए बिटवीन को हमने यहाँ पे समझा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमको नल वैल्यूज़ को अलग से आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए यहाँ पे आपका हम लिख सकते हैं इज़ नल या इज़ नॉट नल। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 वेयर, जहाँ पे जो मार्क्स हैं वो इज़ नल हैं, यानी कि मार्क्स जो हैं वो नल हैं। आप चाहें तो इज़ नॉट नल भी लिख सकते हैं, तो बिना नल वाले जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो इससे देखिए 2 ही स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो नल हैं, दिया एंड विपुल, तो इनके मार्क्स हमको नल मिले हैं। इसकी जगह अगर आप इज़ नल की जगह अगर आप इज़ नॉट नल लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपने आउटपुट गैस कर लिया होगा, यानी कि जो नल नहीं है वो सभी रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक आता है आपका, अगर हमको ग्रुपिंग करनी है या सिंपली अगर हमको एक ऑर्डर में लाना है, सॉर्टिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे
हमारा एक क्लॉज आता है ऑर्डर बाय क्लॉज। तो मान लीजिए हमको नेम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सभी रिकॉर्ड्स को देखना है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 एंड देन हम लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद वो कॉलम जिसके बेसिस पे आपने एक ऑर्डरिंग करनी है। तो मान लीजिए हम सिटी लिखते हैं, तो सिटी के बेस पे यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, सिटी के बेस पे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z, दिल्ली, देन मुंबई, देन पुणे। ऐसे अगर आप चाहें तो ऑर्डर बाय सिटी की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर बाय सिंपली नेम। चलिए हम कर लेते हैं, तो देखिए नेम के बेसिस पे भी आ गया। ऐसे अगर आप इसको करना चाहें मार्क्स के बेसिस पे तो ऑर्डर बाय मार्क्स आप कीजिए, तो ये मार्क्स का बेसिस पे आ जाएगा। देखिए अब मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए आपके बढ़ते हुए, सबसे पहले 32, सबसे पहले नल यानी कि जो नहीं है, देन 32, 34 एंड सो ऑन। अब ये जो मार्क्स आए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आए हैं। अगर आप चाहें तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 ऑर्डर बाय मार्क्स और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके लिए हम लिखते हैं DESC। तो DESC डिसेंडिंग के लिए होता है और ASC आपका असेंडिंग के लिए होता है और बाय डिफ़ॉल्ट आपका ASC ही होता है। तो देखिए अभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स आ गए। अगर आप यहाँ पे ASC लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका ASC यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ही मार्क्स जो हैं वो आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं पैटर्न मैचिंग का, क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पैटर्न मैचिंग बेसिकली हमारा स्ट्रिंग के साथ यूज़ होता है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम से अगर कोई स्पेसिफिक हमने सब स्ट्रिंग निकालनी है तो इसके लिए हम लाइक कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका यहाँ पे परसेंट का सिंबल होता है और एक अंडरस्कोर का सिंबल होता है। तो परसेंट का सिंबल का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा डेटा है, लेकिन अंडरस्कोर एक सिंगल हमारा करेक्टर माना जाता है। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा सेलेक्ट देन स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है C12 एंड वेयर, जहाँ पे नेम लाइक। तो इतना तो हमारा सेम रहेगा हर बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलम टेबल का नाम वेयर नेम लाइक। अब नेम लाइक के बाद देखिए कोलन हम डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्कोर 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 एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब है एग्जैक्टली 4 करेक्टर जिस नाम में हो वो हमको मिल जाए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 वेयर नेम लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे केवल दिया का नाम ही 4 करेक्टर का है, तो हमें ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि जो नाम है वो स्टार्ट हो V से और इसके बाद अंडरस्कोर 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 एंड अंडरस्कोर 4 टाइम मैंने लिखा। इसका मतलब है जो कि यहाँ पे नाम आएगा वो V से स्टार्ट हो और टोटल उसमें 5 ही करेक्टर होने चाहिए। तो 4 तो हमने अंडरस्कोर लगाए और एक V लगा दिया, टोटल हो गए 5। तो देखिए इसमें केवल आपका विपुल है और विकास भी यहाँ पे है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लिखते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि जो नाम है वो यहाँ पे V से स्टार्ट हो और हमको फर्क नहीं पड़ता कि उसमें टोटल कितने करेक्टर हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली आपका परसेंट के सिंबल को। तो देखिए तो यहाँ पे आ गया आपका V से स्टार्ट हो गए और पीछे कितने सिंबल हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहें, मान लीजिए हमको सेलेक्ट करना है उन सभी नाम को जिनके स्टार्टिंग में कितने भी करेक्टर हों और कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एंड में भी फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में हम चलिए आई ले लेते हैं। तो हमने कह दिया स्टार्टिंग में कितने भी हों फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये कहते हैं स्टार्टिंग में 1 होना चाहिए करेक्टर, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर लेते। लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग का नहीं पता करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंट का सिंबल, बीच में आई होना चाहिए और एंड में भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए सिंपल सा हमारा बन गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 वेयर नेम लाइक। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंड में कुछ भी हो सकता है, बीच में आई होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ गई है, देखिए। तो इसको मैं देखता हूँ। तो देखिए पता नहीं इसमें एरर क्या थी, शायद कुछ सिंटेक्स में प्रॉब्लम थी। तो देखिए सिंपल सा है, बीच में आई जो है वो दिया है, प्रियंका के है, विकास है, विपुल है, प्रिया है, इन सभी के आपके बीच में आई है। तो मान लीजिए अभी देखिए लास्ट में ए पे 2 नाम यहाँ पे आपके एंड हो रहे हैं, सॉरी 3 नाम एंड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता और एंड में लेकिन हमारा ए होना चाहिए। तो देखिए इससे क्या आएगा, ए वाले नाम यहाँ पे आएंगे। तो दिया, प्रियंका, प्रिया, ये हमको नेम मिल गए। अब हम कहते हैं कि एंड में ए होना चाहिए और एग्जैक्टली 3 या 4 करेक्टर हम ले लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली ए और इससे पहले हम 4 ले लेते हैं। तो 1 2 3 और 4 यानी कि 4 अंडरस्कोर और लास्ट में ए। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा भी नाम है इसमें।
तो देखिए ऐसा नाम है, प्रिया का नेम है, तो 4 करेक्टर हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में ए है। तो एग्जैक्टली अगर चेक करना हो तो अंडरस्कोर, और अगर हमको ज़्यादा चेक करना है तो इसमें परसेंट का सिंबल, इसको आप लिखेंगे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर। तो आई होप आपको पैटर्न मैचिंग भी यहाँ पे आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट फंक्शन का, यानी कि जब हमको यहाँ पे सम अप करना हो किसी कॉलम में, या हमको मैक्सिमम निकालना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट करना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंपली एग्रीगेट फंक्शन के लिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार, सभी को हमने काउंट करना है कि टोटल कितने हैं, और साथ में हम मान लीजिए मैक्सिमम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स को हम मिनिमम निकालते हैं कि मिनिमम मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, MARKS, और हम एवरेज निकालते हैं कि एवरेज मार्क्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे सम भी चलिए हम निकाल लेते हैं, सम ऑफ मार्क्स। ये 5 फंक्शन है जिनको हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। तो सेलेक्ट ये सभी चीज़ें करनी है फ्रॉम C12। तो देखिए सिंपल सा है। तो काउंट स्टार यानी कि टोटल यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो 7 है, मैक्सिमम मार्क्स 99 है, मिनिमम मार्क्स 32 हैं, एवरेज मार्क्स 56 आ गए, और सम सभी का आ गया 283। तो सिंपल सा है, ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन है। अब इन्हीं के साथ हम चाहें तो ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमको किसी चीज़ के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, मान लीजिए सिटी के बेस पे अगर हमको ग्रुप करना है, जैसे अगर मैं आपको पहले रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाऊं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12, तो ये रिकॉर्ड है। तो इसमें दिल्ली 3 टाइम्स है, मुंबई 2 टाइम्स है, पुणे 1 टाइम यहाँ पे है। तो इनके बेसिस पे अगर हमको ग्रुपिंग करनी है तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट देन काउंट स्टार हम करते हैं, और काउंट स्टार को हम टोटल यहाँ पे ले लेते हैं, और कॉमा सिटी। तो 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा काउंट स्टार जिसका नाम हमारा आ जाएगा टोटल, और दूसरा सिटी यहाँ पे आएगा फ्रॉम, टेबल का नाम है C12, और देन हम लिखते हैं ग्रुप बाय। हमको ग्रुपिंग करनी है किसके बेसिस पे, सिटी के बेसिस पे। तो देखिए टोटल 3 हैं दिल्ली के, 2 हैं मुंबई के, पुणे के 1 है, और एक नल भी यहाँ पे है सिटी, जो कि विकास की जो सिटी है वो हमने एंटर नहीं की, तो उसमें नल आ रहा है। तो काउंट स्टार की जगह टोटल आया, सिटी की जगह सिटी आई, और हमने ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करी, सिटी के बेसिस पे ग्रुपिंग करी है। तो सिंपल सा है। अब मान लीजिए कई लोगों को इसमें भी अगर फिल्टर करना हो, यानी कि हमको सिटी चाहिए लेकिन हमें वही सिटी चाहिए जहाँ पे जो रिकॉर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 से ज़्यादा है, तो इसके लिए हमको वेयर कंडीशन यहाँ पे नहीं लगती, यहाँ पे हैविंग क्लॉज लगता है। तो देखिए इसके लिए हम सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट, चलिए पहले हम सिटी लिख लेते हैं इस बार, सिटी कॉमा काउंट स्टार एज टोटल फ्रॉम C12, ग्रुप बाय, हमको ग्रुपिंग करनी है आपका सिटी के बेस पे, हैविंग जहाँ पे जो काउंट सिटी है COUNT काउंट सिटी है वो ग्रेटर देन 2 हो। तो इसको आपने समझना है। सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार एज टोटल, ये तो सेम है, फ्रॉम C12 ग्रुपिंग करनी है सिटी के बेस पे, और हैविंग हम यानी कि कंडीशन क्या दे रहे हैं, जहाँ पे काउंट सिटी जो है उसको करके 2 से ज़्यादा आए। तो देखिए सिटी जो है दिल्ली, वो ही केवल यहाँ पे क्या है आपका 3 है। अगर हम यहाँ पे काउंट को बढ़ा के चलिए हम कर लेते हैं, अब यहाँ पे 1, तो शायद इसमें अब मुंबई भी हमारा आएगा, तो दिल्ली एंड मुंबई ये दोनों ही इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करने के बाद 1 से ज़्यादा आया है। तो आई होप आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। बेसिक से हमारे टॉपिक थे, इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आएगा। और एक और टॉपिक शायद यहाँ पे रह गया है जॉइंट्स का, तो चलिए हम जॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जॉइंट्स बेसिकली बोला जाता है जब आपका एक से ज़्यादा टेबल आपकी यूज़ होती हैं तो उसी को हम ज्वाइन करना बोलते हैं। और जब आपका डेटा जो है उसको रिट्रीव किया जाता है एक टेबल से ज़्यादा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल से, तो उसी को हम ज्वाइन बोलते हैं। तो इसमें 3 ऑपरेशन होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट करता हूँ, देन हम जॉइंट्स को भी समझते हैं। तो अब देखिए जॉइंट्स को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना ली हैं, एक टेबल तो ऑलरेडी हमारे पास है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12 नाम की जो टेबल है, तो उसमें ये डेटा हमारा है। और दूसरा मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी नाम से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। तो सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा ही जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका सिंपल सा है। अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और दोनों ही टेबल का अगर हम यहाँ पे नाम लिखें, यानी कि C12 और दूसरा लाइब्रेरी,
तो इस दोनों का जो डेटा है वो पूरा यहाँ पे आएगा और टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे बढ़ेंगे। तो देखिए पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 12 करन 34 है, ये जो रिकॉर्ड है 12 करन 34 दिल्ली, ये पहला रिकॉर्ड है। तो ये पहला रिकॉर्ड आया है आपका तीनों ही रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि लाइब्रेरी में 3 रिकॉर्ड थे आपका, पाइथन, सी प्लस प्लस एंड जावा स्क्रिप्ट। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन, देन दिया का जो यहाँ पे रिकॉर्ड है वो भी तीनों के साथ आया है। ऐसे ही प्रियंका का रिकॉर्ड भी तीनों के साथ। तो ये कहलाता है सिंपली आपका कार्डिसन प्रोडक्ट, और इसी को हम नेचुरल जॉइन भी कहते हैं। अगर हम नेचुरल जॉइन यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12, देन आप लिखते हैं नेचुरल जॉइन, यानी कि नेचुरली ये ज्वाइन हो जाए किसके साथ, लाइब्रेरी के साथ। तो यहाँ पे देखिए इससे भी पूरा जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है इक्वी ज्वाइन, और इक्वी ज्वाइन आपका आता है इक्वालिटी के बेसिस पे। तो इसका सिंटेक्स हम यहाँ पे देखते हैं और ये इक्वालिटी चेक करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें और मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C12, तो इसका जो डेटा है ये आप देखिए, और इसके अलावा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी, तो इसका जो डेटा है वो अगर आप देखेंगे BRARY, तो देखिए दोनों का जो डेटा यहाँ पे है। तो इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे रोल नंबर 12 है, यहाँ पे ID 12 है, यहाँ पे ID 18 है, यहाँ पे भी एक ID 18 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे भी एक 28 है। तो अगर हमको कॉमन दोनों से सेलेक्ट करना होता है तो इसके लिए हम इक्वी ज्वाइन का यूज़ करते हैं और इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसका तरीका है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सेलेक्ट कीजिए आप कौन कौन सी चीज़ें, रोल नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, नेम को सेलेक्ट कर लीजिए और बुक को सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए रोल नंबर और नेम तो जो है वो टेबल 1 में है, यानी कि C12 में है, लेकिन बुक जो है वो लाइब्रेरी में है। तो सेलेक्ट रोल नंबर, नेम एंड बुक फ्रॉम, आपका टेबल का नाम पहले है C12, कॉमा दूसरा आपकी टेबल का नाम है लाइब्रेरी, BRARY लाइब्रेरी, वेयर जहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे इक्वी ज्वाइन लगाने वाले हैं। तो वेयर जहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, और वो रोल नंबर है C12 कॉलम में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं C12 डॉट, यानी कि इस टेबल का कौन सा कॉलम, रोल नंबर वाला। ये बराबर होता है किसके, लाइब्रेरी के आपका ID वाले कॉलम से। तो देखिए हमको रोल नंबर एक कॉलम बनेगा, नेम एक कॉलम बनेगा, बुक एक कॉलम बनेगा, दोनों ही टेबल से, जहाँ पे जो C12 का जो रोल नंबर है वो किसके इक्वल है, लाइब्रेरी के ID के, यानी कि 2 कॉलम में जहाँ पे इक्वालिटी है। तो देखिए 3 ही यहाँ पे रिकॉर्ड है, तो उनका डेटा आ गया 12, 18, 28, नेम है करण प्रियंका सूरज, और बुक है पाइथन, C प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट। तो ये आपको आ गया होगा, आई होप इक्वी ज्वाइन भी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे आ गए होंगे। तो आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसका पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 6। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7।